नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सकवर उन्नाव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस अध्ययनशाला में हम लोग अध्याय जीव और समष्टियां के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने जिसके पूर्व में जो हमने भाग 1 का जीव और समष्टियां भाग 1 का अध्ययन किया था, आइए उसके विषय में सूक्ष्म पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या क्या जाना था। बच्चों, जीव और समष्टियां भाग 1 में हमने देखा था कि जीव और पर्यावरण, जीव के विषय में जाना था और पर्यावरण क्या होता है इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, हम लोगों ने पर्यावरणीय कारकों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने भौतिक या अजैविक कारकों के विषय में विशेष रूप से जानकारी पाई थी। भौतिक या अजैविक कारकों में हम लोगों ने देखा था, जैसे जलवायुवी कारक देखे थे, तो उस जलवायुवी कारक में हम लोगों ने प्रकाश का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, जल का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, तापमान का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, वर्षा का क्या प्रभाव होता है, आदि कारकों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। स्थलाकृतिक कारक, इसके अंतर्गत हम लोगों ने अक्षांशों पर वनस्पति किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन किया, जो उसकी जो ढाल होती है, जो उसका क्या प्रभाव होता है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। जो ऊंचाई होती है, जब ऊंचाई बढ़ती है तो उससे पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। तो स्थलाकृतिक कारक क्या, हमने अक्षांश, पौधों की जो ऊंचाई बढ़ने पर क्या प्रभाव होता है, और जो तीसरा हमारा था कि ढाल पर क्या प्रभाव होता है, तो ढाल की मात्रा का हम लोगों ने अध्ययन किया था। मृदी कारक के अंतर्गत हम लोगों ने मृदा परिशेदिका का अध्ययन किया था कि मृदा का ऐसा कौन सा भाग होता है जहाँ पर अधिकांश पौधे उगते हैं। इस जो हमारी मृदा पृथ्वी पर पाई जाती है, इसके विभिन्न स्तरों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने उसमें ये देखा था कि अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं क्या होती हैं, इसके विषय में हम लोगों ने जाना था। इसमें कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने जैविक कारकों का अध्ययन किया था कि जो जैविक कारक होते हैं, इनका जो होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, जीव जो समष्टि होता है, उस पर क्या प्रभाव होता है, इस पे हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो जीव और समष्टियाँ हैं भाग 2 है, इसका अध्ययन करते हैं। इस भाग के हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग समष्टि क्या होती है इसके विषय में जानकारी पाएंगे। समष्टि के क्या क्या गुण होते हैं इनको भी जानेंगे। समष्टि वृद्धि कैसे होती है, क्यों होती है, इसके विषय में जानेंगे। समष्टि के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं इनके विषय में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इन जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, इसमें ये 2 प्रकार की जो होती हैं, धनात्मक क्रिया और ऋणात्मक क्रिया। तो इसमें ये धनात्मक और ऋणात्मक क्रियाओं के अंतर्गत होने वाली जो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं, आज हम लोग इस अध्ययनशाला में उन सभी का अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं समष्टि क्या होती है। बच्चों, एक ही जाति के सदस्य जो किसी क्षेत्र में समूह में रहते हैं, किसी क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का प्रयोग करते हैं तथा इन संसाधनों के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं और अंतः प्रजनन करते हैं, एक समष्टि का निर्माण करते हैं। जो हमारी ये समष्टि होती है, ये जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक जातीय समष्टि और बहुजातीय या मिश्रित समष्टि। एक जातीय समष्टि ऐसी समष्टि जहाँ पर जो जीव है, एक क्षेत्र में कोई एक विशेष प्रकार का एक ही जीव की बहुतायत है और वो वहाँ पर वृद्धि कर रहा है, वो एक जातीय समष्टि का निर्माण करता है। और बहुजाति में जब बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे जीव एक साथ पाए जाते हैं, एक साथ किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, आपस में स्पर्धा करते हैं, तो उसे बहुजातीय या मिश्रित समष्टि के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं समष्टि के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या गुण होते हैं। सबसे पहले देखते हैं समष्टि के गुणों में जन्म दर। किसी भी समष्टि में प्रजनन के द्वारा जो सदस्य उत्पन्न होते हैं उनके समावेश को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर, इसको हम लोग एक फार्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में लिखते हैं। इसको B बराबर कैपिटल N इंटू स्मॉल n अपॉन T, NN अपॉन T, अर्थात
माइनस आबादी में नए जन्मे जीवों की संख्या अपॉन यूनिट कॉल। यहाँ पर जो माइनस है इसको बराबर समझिए, ये और ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई माइनस का चिन्ह नहीं है। बी बराबर आबादी में जन्मे जीवों की संख्या अपॉन यूनिट काल, अर्थात एक निश्चित समय में आबादी में जन्मे जो नए जीवों की संख्या होती है उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं मृत्यु दर। किसी आबादी में एक निश्चित समय में प्रत्येक इकाई सदस्यों की जो मृत्यु की संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है। निश्चित समय में प्रत्येक इकाई सदस्यों की जो मृत्यु होती है उसको हम लोग मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तीसरा, जैव सूचकांक। इकाई समय में इकाई आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर को जैव सूचकांक कहा जाता है। जैव सूचकांक को अंग्रेजी में वाइटल इंडेक्स भी कहते हैं। वाइटल इंडेक्स बराबर क्या होता है, जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणे 100 या 100। जब जैव सूचकांक का मान 100 से अधिक होता है तो हम ये मानते हैं कि इस आबादी में वृद्धि हो रही है, किंतु जब जैव सूचकांक का मान 100 से कम होता है तो यह आबादी में कमी को प्रदर्शित करता है। हमारे देश की जो जैव सूचकांक है वो क्या है, वो काफ़ी वृद्धिशील है। अर्थात क्या है, जैव सूचकांक क्या होगा, 100 से अधिक होगा, तभी तो यहाँ पे आबादी में इतनी वृद्धि देखने को मिलती है। आइए देखते हैं आगे आयु वितरण। किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहा जाता है। जनन में समर्थ जीवों की संख्या के आधार पर वोडन तथा हेमर नामक वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है। एक बार फिर इसको देख लीजिए। जनन में समर्थ जीवों की संख्या के आधार पर वोडन और हेमर ने इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं, पूर्व प्रजननी, प्रजननी तथा पश्च प्रजननी। पूर्व प्रजननी मतलब जन्म से जो पूर्व का होता है उसको पूर्व प्रजननी, जो वृद्धि कर रहे हैं, जन्म जो प्रजनन कर रहे हैं उन्हें प्रजननी, और पश्च प्रजननी होते हैं। इस आधार पर इन्होंने आयु पिरामिडों का निर्माण किया, और इस आयु पिरामिड में हम लोग देखते हैं कि यदि किसी पिरामिड में किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण किया जाता है तो इसे आयु पिरामिड कहा जाता है। और यहाँ पर 3 तरीके के पिरामिड यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो पहला पिरामिड है हमारा ये एक त्रिभुजाकार है, दूसरा पिरामिड हमारा दिख रहा है जो यहाँ पर ये एक घंटाकार पिरामिड है, और जो तीसरा पिरामिड आपको दिख रहा है वो एक कुंभाकार पिरामिड है। जो त्रिभुजाकार पिरामिड है इसमें क्या है, जो सबसे ऊपर की जो पिरामिड तीनों में देख लेते हैं, सबसे ऊपर पश्च प्रजननी को दिखाया गया है, बीच में प्रजननी है, और जो हमारा जो नीचे वाला भाग है उसमें क्या है, पूर्व प्रजननी को दिखाया गया है। जो हमारा पहला जो त्रिभुजाकार आकृति जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो नीचे वाला पूर्व प्रजननी है उनकी संख्या बहुत अधिक है, और धीरे धीरे उसकी तुलना में जो प्रजननी है उनकी संख्या कम है, और इसीलिए इसको हम लोग वृद्ध, यहाँ पर जन्म दर क्या है, अधिक है, जन्म दर क्या है, काफ़ी अधिक है, और इसीलिए इसको वृद्धिशील आबादी के नाम से जाना जाता है, या वृद्धिशील आबादी के नाम से जानते हैं। जो हमारा दूसरा पिरामिड यहाँ पर बनाया गया जिसको घंटाकार पिरामिड कहते हैं, वहाँ पर क्या है, जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो लगभग समान है, उनकी जो दर है वो क्या है, वो समान है, और इसीलिए इसको एक स्थिर आबादी के रूप में जाना जाता है। अर्थात जितनी जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, अर्थात ना तो आबादी बढ़ रही है ना ही आबादी घट रही है, दोनों समान है, इसीलिए इसको एक स्थिर आबादी के रूप में जाना जाता है। तीसरा जो पिरामिड हमारा यहाँ पर बनाया गया है, दिखाया गया है, वो क्या है, एक कुंभाकार पिरामिड है। अर्थात जैसे कि एक कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े की आकृति का जो उल्टा घड़ा होता है, तो नीचे का जो सबसे भाग उसका जो दिखाया गया, उल्टा घड़ा दिखाया गया है, तो सबसे नीचे जो है वो पूर्व प्रजननी अर्थात जन्म दर को दिखा रहा है, उसके ऊपर मृत्यु दर को दिखा रहा है। तो जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से काफ़ी कम है, अर्थात जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से काफ़ी अधिक है, जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है। इसलिए ऐसी आबादी को हम लोग क्या कहते हैं, घटती हुई आबादी या कम होती आबादी के नाम से इसको जानते हैं। बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है, ये समष्टि वृद्धि को प्रदर्शित करता है। किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार निश्चित नहीं होता है,
यह समय समय पर बदलता रहता है और जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो बीच में एक आयताकार एक ब्लॉक दिखाया गया है जिसमें समष्टि या जीव संख्या घनत्व को प्रदर्शित किया गया है n के साथ में, और चारों तरफ सबसे पहले दिखाया गया है एक जन्म दर। इस गोले में जन्म दर को दिखा रहे हैं जिसको b से प्रदर्शित किया है, और इसमें क्या है कि जब जन्म दर बढ़ती है तो क्या है, इससे जो है जो समष्टि है जीव जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता है। अप्रवासन से क्या होता है, समष्टि का घनत्व अर्थात इसका जो जीव संख्या का घनत्व है ये बढ़ता है। किंतु जब मृत्यु दर होती है, मृत्यु दर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, समष्टि का घनत्व घटता है। और उत्प्रवासन जो ई से प्रदर्शित किया गया है नीचे, उत्प्रवासन के कारण भी जो समष्टि अर्थात जीव संख्या होती है उसका जो घनत्व होता है वो घटता है। इस चित्र में जन्म दर और अप्रवासन के द्वारा, अप्रवासन में कहीं से कोई आ रहा है तो जन्म दर बढ़ने से या अप्रवासन के द्वारा जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, किसी क्षेत्र की जो समष्टि है जीव संख्या का घनत्व है वो बढ़ रहा है, किंतु मृत्यु दर और अप्रवासन के द्वारा जो उसका घनत्व है समष्टि का वो घटता हुआ दिखाया गया है या घटता है। ये दोनों, इस जन्म दर के बाद प्लस का निशान, अप्रवासन के बाद प्लस का निशान, धन का निशान, इस समष्टि घनत्व की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। किंतु उत्प्रवासन के पहले ऋण का निशान और मृत्यु दर के पहले ऋण का निशान इस समष्टि या जीव संख्या जो घनत्व है उसमें कमी को प्रदर्शित करता है। बच्चों, अब हम लोग अध्ययन करते हैं समष्टि के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, आइए उनका अध्ययन करते हैं। समष्टि के बीच में जो क्रियाएं हैं, आप लोग जानते हैं कि समष्टि जो होती है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो जीव की संख्या होते हैं उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग धनात्मक क्रिया कहते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको ऋणात्मक कहते हैं। ये समझते हैं इनको ये क्या होती है। किसी भी जैवीय समुदाय में पाई जाने वाली विभिन्न समष्टियों के जीवों के बीच भोजन, स्थान व जनन के लिए प्रतिस्पर्धा होती रहती है या होती है। इसे हम पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात जब किसी क्षेत्र में रहने वाले जो जीव होते हैं अपने जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जब एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, तो ये जो इस प्रकार आपस में क्या होता है, इनके बीच में एक पारस्परिक क्रियाएं बनती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, और इन्हीं को हम पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धनात्मक अंतःक्रिया और एक होती है ऋणात्मक अंतःक्रिया। आइए देखते हैं क्या होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक अंतःक्रियाएं। धनात्मक अंतःक्रियाएं या इसको हम लोग सहजीविता भी कहते हैं। धनात्मक अंतःक्रिया जैसे नाम से ही पता चलता है धनात्मक, जब जीव एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ एक दूसरे को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अर्थात अपने संसाधनों की प्राप्ति के लिए यदि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और नुकसान न पहुंचाते हुए धनात्मक रूप से लाभ अर्जन करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसको हम लोग धनात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सहजीविता होता है, इसको सहजीवन कहते हैं। अर्थात जब दो जीव या कई जीव एक साथ में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए निवास करते हैं, लाभ पहुंचाते हुए पाए जाते हैं, इसको हम लोग धनात्मक अंतःक्रिया या सहजीविता के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये जो धनात्मक अंतःक्रियाएं या सहजीविता होती है यह कई प्रकार की होती है। नंबर 1 पे हम देखते हैं सहोपकारिता, नंबर 2 पे सहभोजिता, नंबर 3 आदि सहयोग। सबसे पहले देखते हैं सहोपकारिता क्या होती है। बच्चों, सहोपकारिता एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें साथ में पाए जाने वाले जो दोनों जीव होते हैं उन दोनों को लाभ प्राप्त होता है, इसको हम लोग सहोपकारिता कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण देखते हैं लाइकेन, कवकमूल, माइकोराइजा। लाइकेन तो सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जिसमें क्या होता है कवक और शैवाल एक साथ पाए जाते हैं। कवक और जो शैवाल होते हैं, शैवाल भोजन निर्माण की क्रिया करते हैं जो कवक को देते हैं, कवक उससे भोजन ग्रहण करता है शैवालों से, और जो कवक होते हैं वो सुरक्षा करने का कार्य करते हैं अपने कवक जाल के द्वारा। उसको क्या करते हैं, उसको सुरक्षित, शैवाल को भी सुरक्षा देते हैं और खुद भी सुरक्षित रहते हैं। तो जो लाइकेन है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं एक साइकस की कोरेला जड़।
साइकस की जो कोरोलाइट जड़ होती है, यहाँ पर शैवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जब स्थिरीकरण की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो जीव होते हैं, जो राइजोबियम नामक एक जीव होता है, जो हमारा जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं अर्थात दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में यह उपस्थित होकर के जो मृदा की जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकृत करता है, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थिरीकृत करता है मृदा में, और क्या होता है वहाँ पर उसकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पर गांठों का निर्माण करता है, और उसी गांठ जो उसे उनको हम लोग जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें जो गांठ जैसी रचनाएं पाई जाती हैं उनको रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं, और उन्हीं रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन तत्व की काफ़ी अधिकता होती है। यह जीव उस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है और बदले में क्या होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हुए पौधे को भी फायदा देता है, और जिस मृदा में ये उगता है उस मृदा के लिए भी ये फायदेमंद होता है। चींटी और बबूल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीव होते हैं बहुत से, जो चींटी जो होती है बबूल पे पाई जाती है। बबूल से क्या होता है, वो अपना पोषण लेती है, उसको जो उसका जो पदार्थ उससे स्रावित होते हैं चींटी उसको ग्रहण करती है और अपना पोषण लेती है। किंतु बबूल के लिए क्या फ़ायदा करती है, जो उनको हम लोग कहते हैं ये सहोपकारिता है, क्योंकि चींटी जो है बबूल में परागण की क्रिया करती है। बबूल के अंदर जो परागण होता है वो चींटी के द्वारा होता है। ये पुष्प के अंदर तक जाकर के परागकणों को पहुंचाकर परागण करने का कार्य करती है। इस प्रकार से चींटी और बबूल में एक विशेष सहोपकारिता देखने को मिलती है। दूसरा देखते हैं हम लोग सहभोजिता। यह एक ऐसी विधि है जिसमें दोनों में से एक जीव को तो लाभ होता है किंतु दूसरे को कोई हानि नहीं होती, अर्थात दो जीव एक साथ साथ पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, एक जीव तो लाभान्वित हो रहा है किंतु दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, अर्थात एक लाभार्थी है और दूसरा स्थिर है। इसके उदाहरण देखते हैं क्या होता है इसमें, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड क्या होता है, किसी वृक्ष पे पाया जाता है। इसमें ऑर्किड का जो पौधा होता है इसमें विलामेन पाया जाता है, विलामेन श्वसन मूल पाए जाते हैं, अधतराग्राही होती हैं इसकी जड़ें। ये क्या करते हैं, किसी पौधे पर पाए तो जाते हैं किंतु पौधे पे किसी प्रकार से कोई पौधे से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। वायुमंडल से आर्द्रताग्राही जड़ों के द्वारा नमी को अवशोषित करते हैं, अर्थात जल भी नहीं लेते पौधे से, अपनी जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित वातावरण से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से नमी के रूप में उसको अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाते हैं। होता क्या है कि ऑर्किड का पौधा किसी वृक्ष पर पाया तो जाता है किंतु उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसमें क्या होगा, दूसरे पौधे को कोई लाभ नहीं हो रहा है, जिस पे वो पाया जा रहा है उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, पर इसको थोड़ा सा लाभ हो रहा है क्योंकि उस पे उगता ये है। क्लाउन मछली, सी एनीमोन। क्लाउन मछली क्या होता है, सी एनीमोन जो होती है, ये जो सी एनीमोन होती है जो समुद्र में मछली पाई जाती है, ये क्या होता है, ये चारों तरफ पाई जाती है, ये उसके बीच में सी एनीमोन की जो क्लाउन मछली है सी एनीमोन के घेरे में चलती है। चारों तरफ सी एनीमोन होगी जिससे क्या होता है कि इसको बाहरी खतरों से इसका बचाव हो जाता है। सी एनीमोन को तो कोई विशेष फायदा नहीं होता है किंतु इससे क्लाउन मछली को फायदा होता है। यही एक सहभोजिता का अच्छा उदाहरण है। पायलट मछली, मनुष्य में इस्चीरिया कोलाई जीवाणु, मनुष्य में इस्चीरिया कोलाई जीवाणु जो होता है क्या होता है, मनुष्य में पाया जाता है। इस्चीरिया कोलाई जीवाणु भी एक सहभोजिता को प्रदर्शित करता है। आदि सहयोग, प्रोटो कोऑपरेशन भी इसको कहते हैं। इस विधि में दोनों को लाभ होता है किंतु दोनों बिना सहयोग के भी रह सकते हैं। यदि जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं किंतु यदि अलग हो जाए तो भी ये अलग अलग भी साथ रह सकते हैं, बिना सहयोग के भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसको हम लोग आदि सहयोग के नाम से जानते हैं। जैसे सी एनीमोन और हॉर्मेट जब एक साथ साथ होते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और यदि अलग होंगे तो भी ये अलग अलग रह सकते, अपना जीवन यापन अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ऑक्सपेकर पक्षी होता है ये किसी मवेशी के ऊपर, बैलो जो भैंस होती है या किसी अन्य जीव उनके ऊपर पाया जाता है किंतु यदि ये उनके ऊपर नहीं भी होगा तो भी ये आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। बच्चों अब हम लोग धनात्मक अंतःक्रियाओं के बाद देखते हैं ऋणात्मक अंतःक्रियाएं क्या होती हैं।
बच्चों जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऋणात्मक का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनमें नकारात्मकता प्रदर्शित होती है। नकारात्मकता का तात्पर्य है जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हुए विकास करता है या आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है, ये ऋणात्मक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत होता है। इन ऋणात्मक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत बच्चों कई क्रियाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ये एक ही जाति के विभिन्न जीवों या विभिन्न जातियों के जो जीवों के बीच में उचित आवास, भोजन, जलवायु, प्रकाश आदि को प्राप्त करने के लिए एक होड़ सी रहती है जिसको हम लोग स्पर्धा कहते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों कि प्रत्येक समुदाय में, समष्टि में विभिन्न प्राणी जो होते हैं, इन जो हमारा भोजन, आवास, जलवायु, प्रकाश आदि को प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में देखते हैं कि जब हम लोग अपने खेतों में देखते हैं तो अगर खेत में कोई पेड़ उगा हुआ है, बड़ा सा पेड़ है, तो उसके नीचे की फसल हमेशा कमज़ोर होती है। क्यों कमज़ोर होती है? क्योंकि उस बड़े पेड़ के प्रभाव के कारण जो नीचे उगने वाले जो छोटे पौधे हैं उनको प्रकाश की पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती है। और इसमें क्या होता है, जो छोटा पौधा है वो बड़े पौधे से प्रकाश की प्राप्ति को लेकर संघर्ष करता है, पर किंतु चूंकि वो पेड़ बड़ा है, सबल है, इसलिए उसकी पत्तियों की छांव की वजह से प्रकाश की मात्रा उस तक नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पे विकास काफ़ी अवरुद्ध होता है। तो ये जो ये इस प्रकार की जो क्रिया हुई बच्चों, ये क्या हुई? ये भी एक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ही आती है। जो हमारी प्रतिस्पर्धा होती है प्रकृति में वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो अलग अलग जातियों के मध्य में होती है, जिसका भी हमने आपको बताया, एक उदाहरण तो हमने आपको बताया। दूसरा है कि जैसे कोई जंतु है वो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को चर जाता है, अर्थात उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, तो जो पौधे बचते हैं उनकी जो जड़ें बचती हैं पुनः विकास करने का प्रयास करती हैं, वो फिर उगती हैं, पर वो उस भली भांति जितना वो उनकी वृद्धि प्रारंभ में थी उस अनुपात में उतनी वृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है ये अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आती है। दूसरी है अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। जब एक जो प्रतिस्पर्धा एक ही जाति के जीवों के मध्य में उत्पन्न होती है उसे हम अंतराजातीय इस प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। बच्चों ये किसी भी क्षेत्र विशेष में एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनके बीच में स्पर्धा होती है। हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में बहुत सारे पौधे वृद्धि कर रहे हैं, पर क्या होता है कि सभी जो पौधे होते हैं एक समान रूप से उसी अनुपात में तेजी के साथ वृद्धि नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि होता यह है कि उनको हर पौधे, जो प्रत्येक पौधा होता है वो पूरी तरीके से अपनी भोजन या जो जलवायु होता है या प्रकाश होता है या खनिज पोषण होता है वो बराबर मात्रा में उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। जो जीव जितना सबल होता है वो उसको उतना ही ज़्यादा ग्रहण कर पाता है। इस प्रतिस्पर्धा के संबंध में जो हमारे जैव विकास से संबंधित वैज्ञानिक डार्विन है उन्होंने भी जीवन संघर्ष की अवधारणा दी थी और उन्होंने बताया था कि जीवन संघर्ष प्रत्येक जीव को इस वातावरण में निवास करने के लिए परस्पर संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष में जो जीव सफल होते हैं वही वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और जो जीव सफल नहीं हो पाते हैं, विकास नहीं कर पाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं परभक्षण क्या होता है। जब एक ही जाति के जीव दूसरी जाति के जीव का शिकार करते हैं तो इसे परभक्षण कहा जाता है। जो शिकारी होता है अर्थात जो शिकार करता है उसे परभक्षी या प्रेडेटर कहते हैं, तथा जो दूसरा जो शिकार होता है उसको हम लोग भक्ष्य या प्रे के नाम से जानते हैं। प्रकृति में बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं और जो जंतु होते हैं वे उपभोक्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर भी एक खाद्य श्रृंखला छोटी सी दिखाई गई है जो पेड़ पौधे से शुरू होती है और बाज पे जाके खत्म होती है। जो हमारा बाज होता है वो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है। इसके बीच में टिड्डा है, मेढक है, सांप है और बाज है। जब हम यहाँ पर इस श्रृंखला में प्रेडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं, परभक्षी और भक्ष्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम पौधे और टिड्डे के बीच में देखते हैं तो पौधे क्या है? पौधे तो भक्ष्य है और ये क्या हो जाता है? ये परभक्षी हो जाता है। किंतु जब टिड्डे और मेढक के बीच में इस ये श्रृंखला में देखा जाता है तो टिड्डा जो अभी परभक्षी था वो अभक्षी के रूप में है दिखाई देता है और मेढक जो होता है वो परभक्षी हो जाता है। मेढक और सांप के बीच में देखते हैं तो मेढक जो होता है वो परभक्षी हो जाता है, मेढक जो है भक्ष्य हो जाता है और जो सांप होता है वो परभक्षी के अंतर्गत आता है। यही चीज़ जब सांप और बाज के बीच में देखी जाती है तो वही सांप जो अभी तक परभक्षी था वो अब क्या हो जाता है? वो भक्ष्य हो जाता है। किसका भक्ष्य होगा? वो बाज का भक्ष्य हो जाता है। और बाज जो होता है क्या? वो परभक्षी या प्रेडेटर
हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि जो पौधा होता है वो तो सर्वथा जो होता है, हमेशा जो होता है वो क्या होता है, वो भक्ष्य ही रहता है, किंतु जो जंतु जातियाँ पाई जाती हैं उनमें जो भक्ष्य और परभक्षी निरंतर बदलते रहते हैं। बच्चों हम लोग आगे देखते हैं परजीविता। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से पोषण पर निर्भर होता है तो इसे परजीविता कहते हैं। निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं इससे क्या होगा, पोषण को हानि होती है। अर्थात जिस पे वो पोषण किसे कहते हैं, जिस जीव पर कोई जीव निवास करता है, पाया जाता है, तो वो जीव क्या होता है, पोषण होता है। तो इसमें क्या होता है, इस पोषण को हानि ही होती है किसी जीव के द्वारा, और यह कई प्रकार की होती है। सबसे पहले देखते हैं आंशिक परजीविता। आंशिक परजीविता, जब कोई जीव आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, इसको हम लोग आंशिक परजीविता कहते हैं। जैसे तने पे लोरेंथस का पाया जाना। जब लोरेंथस नामक एक पौधा है जो कि किसी तने पर पाया जाता है, ये उस तने से दूसरे पौधे से जल प्राप्त करता है, खनिज पदार्थ लेता है, किंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है, अर्थात इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। तो ये पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है, केवल जल और खनिज पदार्थों के लिए पौधों पर निर्भर होता है, इसलिए इसको आंशिक परजीवी कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं स्थायी परजीविता। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव पर पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए, आवास के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसके पूर्ण परजीवी कहा जाता है और इसे स्थायी परजीविता कहते हैं। जैसे तने पर अमरबेल का पाया जाना। तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों अंतः परजीवी। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करता है तो इसको हम लोग अंतः परजीवी कहते हैं। अंतः परजीवी के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं मलेरिया परजीवी, जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। ये कहाँ होता है, ये मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है और कुछ समय के लिए क्या होता है, जो उसका मच्छर होता है उसकी लार ग्रंथियों में भी उसकी साइकिल पूरी होती है। तो मलेरिया परजीवी क्या है, एक अंतः परजीवी है। लिवर फ्लक, ये भी शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक परजीवी होता है। चौथा हम लोग बच्चों देखते हैं बाह्य परजीवी क्या होता है। बाह्य परजीवी ऐसे जीव जो शरीर के बाहर रह करके पोषण प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जैसे किसी भी जंतु शरीर के ऊपर, जीवों का बाल के ऊपर जीवों का पाया जाना, जो जूं होते हैं ये इसी प्रकार के परजीवी हैं जो बाहर से पाए जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो किसी भी जीव के शरीर की त्वचा से चिपक कर अपना पोषण प्राप्त करती है, तो ये जो जूं और जोंक हैं ये बाह्य परजीवी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रतिजीविता क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। प्रतिजीविता वातावरण में जब एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है तो इसे प्रतिजीविता कहा जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि जो गेंदे के पौधा होता है जहाँ पर उगता है तो उससे एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिसके प्रभाव से उस मृदा, उस पौधे के आसपास की जो मृदा होती है उसमें जो सूत्रकृमि पाए जाते हैं या जो अन्य कृमि, सूक्ष्म कृमि पाए जाते हैं, उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और उस आसपास क्षेत्र में सूत्रकृमि और कृमि नष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वे नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने इस अध्याय में समष्टि के विषय में जाना, आयु वितरण के विषय में जाना, धनात्मक अंतःक्रियाओं के विषय में जाना, ऋणात्मक अंतःक्रियाएं क्या होती हैं इनके विषय में विस्तृत अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आइए अब अंत में गृह कार्य और क्रियात्मक कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों है, अपने गांव की कुल आबादी में विगत 1 माह में उत्पन्न बच्चों की संख्या आपको बतानी है तथा 1 माह में मृत मनुष्यों की संख्या की गणना करते हुए आपको जैव सूचकांक की गणना करनी है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है आपके लिए, आपको अपने आसपास पाए जाने वाले परभक्षी व भक्ष्य जीवों की पहचान करनी है और उनको एक सारणी के द्वारा प्रदर्शन करना है, एक सारणी के अंतर्गत उनको लिखना है। जो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में परजीवी जीवों से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 5 जीवों के 5 रोगों के नाम जो है आपको लिखने हैं और उन जो रोग कारक होते हैं, अर्थात ये जो रोग है किन कारकों के कारण, किन जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं, इसको भी एक आपको सारणी के द्वारा प्रदर्शित करना है। आशा है आपको इस अध्याय से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आइए बच्चों आज हम लोग गृह कार्य देख लेते हैं क्या आपको करना है। प्रश्न नंबर 1 के रूप में आपको अपने गांव की कुल आबादी में विगत 1 माह में उत्पन्न बच्चों की संख्या बतानी है तथा 1 माह में मृत मनुष्यों की संख्या की गणना करते हुए जैव सूचकांक की गणना करनी है। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आपको अपने आसपास पाए जाने वाले परभक्षी व भक्ष्य जीवों की पहचान कर उन्हें एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करना है। और हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत आपको मनुष्य के शरीर में परजीवी जीवों से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 5 रोगों के नाम लिखने हैं और उनके रोग कारकों के नाम बताने हैं। धन्यवाद।